हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस विद राणा सर। देखिए, आज भी हम लोग एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म से। देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है वो क्या है? बॉन्ड फिशन। देखिए, बॉन्ड फिशन कैसे समझते हैं? बॉन्ड फिशन को ऐसे मान के चलते हैं कि मान लीजिए दो पर्सन है, ए एंड बी। ठीक है, दोनों के बीच में होगी लड़ाई। तो चांसेस क्या हैं? हो सकता है मान लीजिए दोनों ने एक कंपनी लगाई थी, दोनों चांसेस ये हैं कि दोनों अपनी अपनी कंपनी को आधा आधा बांट लें। दोनों आधा आधा बांटेंगे तो हम लोग इसे क्या नाम देंगे? होमोलाइटिक फिशन या होमोलाइटिक क्लीवेज भी नाम देते हैं हम इसको। लेकिन अगर दोनों ने बराबर बराबर नहीं बांटा, मान लीजिए ए ज्यादा पावरफुल है, बी थोड़ा वीक है, तो ए सारे के सारे पार्ट को ले जाएगा और बी के पास कुछ बचेगा नहीं, तो हम लोग इसे बोलेंगे अनइक्वल। अनइक्वल मतलब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, तो दिस इज योर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं होमोलाइटिक की, होमोलाइटिक मतलब बराबर बराबर। मैंने ए को भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जो बॉन्ड का था, और बी को भी उसका एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जो बॉन्ड का था। मतलब कहने का मतलब ये है ए और बी के दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, तो दोनों के बॉन्ड को जो उनके बीच में है मैंने क्लीव किया सेंटर से बराबर बराबर। ए को ए का हिस्सा दे दिया, बी को बी का हिस्सा दे दिया, तो एक यहाँ पे बन गया। लेकिन अगर वहीं पे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हुई और मैंने क्या कहा कि अगर ए ज्यादा पावरफुल हुआ, अगर ए ज्यादा पावरफुल है तो इन दैट केस क्या होगा कि जो पूरा का पूरा पार्ट है वो किसके पास चला जाएगा? ए के पास में। पूरा पार्ट किसके पास चला जाएगा? ए के पास में। तो ए पे चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और जबकि बी के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। क्योंकि बी के ऊपर इलेक्ट्रॉन बचे नहीं ना, ए ने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए बी से भी, है ना। तो ये क्या बन गया? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। इसी तरह से अगर यही चीज मैं कार्बन के बीच में करूं, अगर यही चीज सारी कार्बन के बीच में आ रही है, मान लीजिए मेरे पास दो एटम है, मतलब दो CH3 एक इथेन का मॉलिक्यूल है मेरे पास में, मैं उसको एग्जांपल में कंसीडर कर रहा हूं। तो देखिए, सपोज करें CH3 बॉन्ड CH3, तो अगर मैंने इसको सेंटर से काटा तो मेरे पास क्या बचेगा? CH3 डॉट। लेकिन अगर मैंने इसको सेंटर से नहीं काटा और CH3 ने, इस वाले ने सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए और इसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो अब इस केस में जो CH3 है उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। और सॉरी, नेगेटिव, है ना। जो ए वाली साइड पे CH3 है और जो बी वाली साइड पे CH3 है उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसके ऊपर उसे नाम दे दिया हमने कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसको हम लोगों ने नाम दिया कार्बो एनायन। एनायन, ठीक है। और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन अकेला आ गया उसे नाम दे दिया हमने फ्री रेडिकल। तो इस तरह से हमारे पास में वेरियस वेरियस पार्ट्स आ गए। अब जरा इसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आ गया? होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज के अंदर हम लोगों ने ब्रेक किया इन सच अ वे दैट बोथ एटम्स गेट सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, है ना। दोनों स्पीशीज को हम लोगों ने सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। लेकिन अगर सॉरी, होमोलाइटिक के अंदर अगर फिशन क्या हुआ, यानी होमोलाइटिक के अंदर जो फिशन है वो कौन सा है? सिमेट्रिकल मैनर। मैंने बताया ना कि भाई कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो है वो सेंटर से कट आउट होगा। इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाएगा, यानी सिमेट्रिकल बनेगा, है ना। जैसे एग्जांपल देखिए, CH3 यूवी लाइट डली, ये CH3 चार्ज क्या आ गया? सॉरी, कोई चार्ज नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यानी ये क्या बन गया? आपका फ्री रेडिकल। तो हमने नाम दिया मिथाइल फ्री रेडिकल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो मिथाइल फ्री रेडिकल है वो कुछ देर के लिए ही, मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही रह सकता है, यानी शॉर्ट लाइव्ड है, अनस्टेबल है और हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। सबसे इंपॉर्टेंट हाईली रिएक्टिव स्पीशीज, फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके पास में। कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं? यूवी लाइट से प्रिपेयर कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर पे मैंने अगर इसको रख दिया, कहीं पे पेरोक्साइड डाल दी, मैंने सनलाइट डाल दी, तो इन चीजों से इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। जबकि अगर बात करें हेट्रोलाइटिक क्लीवेज की, तो बराबर बराबर तो नहीं होगा, तो ये कौन सी क्लीवेज आ गई? अनसिमेट्रिकल, है ना। यानी यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि दोनों तरफ बराबर बराबर हिस्सा ना मिले। मान लीजिए ए एंड बी है, तो सारे इलेक्ट्रॉन ए को दे दिए, तो ए के ऊपर चार्ज नेगेटिव, और बी के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो बी के ऊपर चार्ज पॉजिटिव। यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब ये जो चीज है ये सिर्फ पॉसिबल है कब? पोलर सॉल्वेंट के केस में। मेनली क्या? तो पोलर सॉल्वेंट इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। और खास बात क्या ना, एक एटम जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने बात की यहाँ पे ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की पावर।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो ए अपने इलेक्ट्रॉन जो है सारे के सारे अपनी तरफ खींच लेगा, बी के पास कुछ भी नहीं रहेगा वहां पे। ठीक है, अब बात करते हैं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के आगे। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आयन, कैटायन एंड एनायन। अगर वो कार्बन के बनेंगे तो वी कॉल्ड इट एज अ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज आया तो उसका नाम आ जाएगा कार्बो एनायन, कार्बो एनायंस। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में होमोलाइटिक क्लीवेज से और हेटेरोलाइटिक फिशन से क्या बनने लग रहा है, यहाँ पे बॉन्ड सिमेट्रिकल वे में टूट रहे हैं, यहाँ अनसिमेट्रिकल वे में ब्रेक होने लग रहे हैं, बराबर बराबर नहीं ब्रेक हो रहे हैं। होमोलाइटिक में हर एक स्पीशी के पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे शेड पेयर वाले। मैंने बताया ना, एक ही तरफ दोनों के दोनों, एक ही तरफ बॉन्ड क्लीव हो गए, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसके बाद होमोलाइटिक के अंदर जो बनते हैं वो न्यूट्रल फ्री रेडिकल जनरली बनते होते हैं, जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए ए एंड बी के बीच का बॉन्ड टूटा तो ए के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन चार्ज कोई नहीं आएगा। जबकि यहाँ पे चार्ज आयंस बनते हैं। मैंने बताया ना अभी कि मान लीजिए ए और बी की क्लीवेज हुई तो ए के ऊपर सारे इलेक्ट्रॉन आ गए तो चार्ज नेगेटिव, और बी से सारे इलेक्ट्रॉन आ गए तो चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, होमोलाइटिक के हमेशा क्या होगा, अभी बताया मैंने, सनलाइट यूवी लाइट के बीच में होगा, लेकिन ये कब होगा, पोलर सॉल्वेंट्स के बीच में होगा मेनली। अब बात करते हैं, ठीक है ये तो बन गए, फ्री रेडिकल बन गए, कार्बोकैटायन बन गया, कार्बोएनायन बन गया, लेकिन अब बात करनी है यहाँ पे रिएजेंट्स की। अब रिएजेंट्स क्या है, देखिए रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, फ्री रेडिकल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट ये इलेक्ट्रोफाइलिक रिएजेंट है क्या चीज। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, जैसे एग्जांपल हम लोग एक बैगर कंसीडर कर रहे थे। अब बैगर के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, उसका फूड चाहिए उसको, किसी भी तरीके से फूड। तो हम बैगर को ही इलेक्ट्रोफाइल मानते होते हैं जनरली। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। अगर फूड हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल कहता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, है ना। जैसे बैगर फूड को चाहता है, उसी तरह से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो भी इलेक्ट्रॉन को चाह रहे हैं, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसी वजह से क्यों चाहिए, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, इसलिए उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो वो मेनली कहां से लेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, कहीं पे बहुत सारे पैसे पड़े हैं इस तरह से, तो ऑब्वियसली जो भी पर्सन होगा, जो नीडी पर्सन होगा, वो जाके इनको उठाएगा। हम नॉट सेइंग कि वो बैगर ही उठाएगा, कोई भी उठाएगा जो नीडी पर्सन होगा। ठीक है ना, तो मेनली यानी जो नीडी पर्सन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, हम ये मान सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जहां पे पैसे पड़े हुए हैं, उनको हमने क्या माना, इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला ऑब्वियसली कहां जाके अटैक करेगा, मेनली इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर ही अटैक करेगा, और उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, सबस्ट्रेट। जिसके ऊपर भी अटैक होगा वो क्या होगा, सबस्ट्रेट हो जाएगा। और जिस चीज के ऊपर इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ने अटैक किया, अल्टीमेटली उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी वो कैटायन भी बन सकता है, मतलब कुछ भी बन सकता है वो वहां पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रोफाइल का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। जैसे एग्जांपल लिया हम लोगों ने AlCl3, तो यहाँ पे देखिए Al जो है वो Cl के साथ में, आप खुद चेक करें किस तरह से ये आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर आप चेक करें तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। देखिए आप 6 इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ आउटर मोशन में, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता उनके ऊपर भी इसी तरह से क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट रह जाता होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या जाननी है कि इलेक्ट्रोफाइल की भी आगे फर्दर टाइप्स आ जाती होती है। ठीक है, जनरली हाँ, एक और खास चीज, दे आर कंसिडर्ड एज लुईस एसिड। क्यों माना मैंने, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए मेरे पास में, अगर मैं बात कर रहा हूँ SO2 की, ठीक है, या बात कर रहे हैं हम NO2 की पॉजिटिव के साथ, तो किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर आप चेक करें तो ऑक्टेट जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। अगर ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, तो विल कंसीडर एज अ लुईस एसिड। हम लोग इसको क्या मान के चलेंगे, लुईस एसिड, यानी दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकाल के लेंगे। ठीक है ना। अब जैसे इनमें से कोई भी आप एग्जांपल लें तो किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो हमने इसे क्या माना है, इन्हें क्या माना है, लुईस एसिड। ये देखिए सभी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं यहाँ पे। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, इसलिए हम लोगों ने इसीलिए इनको हम लोग जनरली क्या कंसीडर करेंगे, विल कंसीडर देम एज अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। हम लोग इनको क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिवली पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। जबकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो विल कंसीडर देम एज अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल,
न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो एक हमारे पास में क्या आ गए, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरे क्या आ गए, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। सो देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। अब आगे हम लोग मूव करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। अब न्यूक्लियोफाइल ऑब्वियसली न्यूक्लियस लविंग, यानी ये तो बहुत ही ज्यादा रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं ये, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा इनके पास में। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो हम लोग इनको क्या कंसिडर करेंगे, लुईस बेस। विल कंसीडर देम एज अ लुईस बेस। हम इनको क्या मान के चलेंगे कि भाई ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, एक लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई यहाँ पे कि अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई कि इनके पास इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, और दूसरा ये मेनली कहाँ अटैक करेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, लो। मतलब वही एक बैगर वाला अगर मैं बात मान के चलूं, या जो नीडी पर्सन है उनकी हम लोग बात करके चलें, तो जिनको पैसे की जरूरत है ये वहीं पे पहुंचते हैं, है ना। एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एक साहूकार है, तो ऑब्वियसली किसी जो नीडी पर्सन है उसको वो क्या करेगा, एक पैसे देगा, लेकिन कभी ना कभी तो वापस मांगेगा ही, है ना। तो वो जो साहूकार है उस टाइम पे वो क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। लेकिन जो नीडी पर्सन है वो क्या है मेनली उस टाइम पे, एक मेनली मतलब कुछ भी कार्बन का तो कार्बोकेटायन की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ इट। नंबर वन हो सकता है वो नेगेटिवली चार्ज हो, नंबर टू हो सकता है वो न्यूट्रल हो। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि मान लीजिए जैसे आ गया Cl पे नेगेटिव चार्ज, जैसे Br आ गया उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जैसे OH आ गया उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये सारे के सारे क्या नेगेटिवली चार्ज एनायंस। जबकि न्यूट्रल के अंदर हमारे पास में क्या आ गया, न्यूट्रल के अंदर आ गया, जैसे एग्जांपल देखिए हमारे पास में H2O। अब H2O के ऊपर ये लोन पेयर प्रेजेंट है, या और एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए NH3, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या और एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए HF, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जहां कहीं पे भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की ये चीजें प्रेजेंट होंगी, आप उन्हें क्या कंसीडर करेंगे, मेनली न्यूक्लियोफाइल। दे आर कंसीडर एज द न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब लोन पेयर किस फॉर्म में आ सकता है, किसी फॉर्म में वो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में भी आ सकता है लोन पेयर, या वैसे भी न्यूट्रल उसके ऊपर भी लोन पेयर आ सकता होता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। अब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कौन से हैं, देखिए ये तो क्लियर है, लुईस बेस है, तो ऑब्वियसली इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी होंगे। अब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो इलेक्ट्रॉन वो किसी ना किसी को तो डोनेट करेंगे। एग्जाम्पल क्या आ गई, ये देखिए सभी के ऊपर जितने भी नेगेटिव चार्ज या कोई भी आप कंसिडर कर सकते हो। अब बात करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के साथ में। अब भाई रिएक्शन इंटरमीडिएट है क्या चीज, देखिए जब कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के बीच में कोई ना कोई इंटरमीडिएट बनता ही बनता है। अब ये क्या मतलब है इस चीज का, ये मतलब है कि देखिए जब कभी भी कोई रिएक्शन कैरी आउट होती है कहीं पे, तो उस रिएक्शन के अंदर मेनली क्या होता है कि रिएक्टेंट होता है, वी हैव अ रिएक्टेंट। उस रिएक्टेंट के ऊपर अटैकिंग रिएजेंट्स क्या करते हैं, अटैक करते हैं। रिएक्टेंट के ऊपर अटैकिंग रिएजेंट क्या करते हैं, अटैक करते हैं। अटैकिंग रिएजेंट के अटैक के बाद कुछ टाइम के लिए, कुछ इंटरवल के लिए, कुछ बीच में पार्ट बन जाता है जिसे हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट, वी कॉल देम एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। लेकिन जैसे आगे रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ बढ़ती है तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, प्रोडक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाता है। साइड में क्या बन जाता है हमारे पास में, साथ में साइड प्रोडक्ट। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मिडल मैन, एक मिड में कुछ ना कुछ बनने लग रहा है जिसे हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट में कुछ भी हो सकता है वो एक कार्बोकेटायन बन जाए, हो सकता है वो एक कार्बोकेटायन बन जाए, हो सकता है वो कार्बो एनायन बन जाए, हो सकता है वहां वो फ्री रेडिकल भी बन जाए, हो सकता है वो वहां पे बेंजाइन भी बन जाए, हो सकता है वो वहां पे कार्बीन बन जाए, हो सकता है वहां पे नाइट्रीन बन जाए, मतलब कुछ भी बन सकता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो अब यहाँ देखिए अगर मैं कंसिडर करूँ तो जो कार्बन है इट कैरीज द पॉजिटिव चार्ज। अभी अभी मैंने बात की थी कैसे जनरेट हुआ, कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आने लग रहा है तो हम लोग इसे क्या नाम देते हैं, कार्बोकेटायन। विल कॉल इट एज अ कार्बोकेटायन। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी भी होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं इसके पास, है ना। और खास बात देखिए इसके इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑक्टेट इसका भी क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका। अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो ऑब्वियसली किसी ना किसी के साथ तो ये रिएक्ट करेगा ही करेगा। अब बॉन्ड कितने बन रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड्स।
अब 3 सिग्मा बॉन्ड्स में से अगर एक को हमने s के अंदर ऐड कर दिया तो बाकी जो बचे हो वो किसके अंदर ऐड हो जाएंगे, p के अंदर। तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, sp, सॉरी बाकी दो बचे हुए दो हैं वो किसमें ऐड हो जाएंगे, 2 के अंदर। तो ये क्या बन जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बन जाएगा हमारे पास में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर मैं शेप की बात करूं तो ऑब्वियसली कैसी शेप है, ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर आप चेक करें तो शेप जो है वो ट्रायंगुलर प्लेनर आने लग रही है हमारे पास में। नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया इसमें, कार्बोकेटाइन जो है वो फर्दर 4 टाइप के आ गए। नंबर 1 मिथाइल कार्बोकेटाइन, नंबर 2 प्राइमरी कार्बोकेटाइन, नंबर 3 सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड नंबर 4 टर्शियरी कार्बोकेटाइन। अब ये कैसे है प्राइमरी, देखिए जिस कार्बन के ऊपर मेनली पॉजिटिव चार्ज है वो आगे अगर एक ही कार्बन के साथ कनेक्ट है तो विल कॉल्ड इट एज अ प्राइमरी। लेकिन जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है अगर वो आगे दो कार्बन के साथ जैसे इस तरह से कनेक्ट होने लग रहा है तो हम लोग उसे क्या नाम देंगे, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। लेकिन अगर वही कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है आगे जाके वो 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड है तो हम लोग उसे नाम देते हैं टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो मेनली इसीलिए 3 टाइप होती है। लेकिन एक इसके अंदर मिथाइल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज के साथ बना लिया जाता है तो उसे हम लोग नाम देते थे मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सारे के सारे लुईस एसिड देखिए भाई सबके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, ऑल कैरी पॉजिटिव चार्ज, ऑल कैरी पॉजिटिव चार्ज, ऑल कैरी पॉजिटिव चार्ज। सभी के सभी पॉजिटिव चार्ज कैरी करें इसका मतलब सभी के सभी क्या लुईस एसिड है। अब जनरल अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, अब स्टेबिलिटी देखिए मान लीजिए चार्ज पॉजिटिव को हम क्या कंसिडर कर रहे थे, नीडी पर्सन। अब नीडी पर्सन को एक कोई पैसे देने वाला ग्रुप चाहिए, मान लीजिए CH3 बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है मिथाइल, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा। लाइक एग्जांपल ले लीजिए एक बैगर है, बैगर बहुत ज्यादा भूखा है और एक तरफ से खाना देने वाला पर्सन आ रहा है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन उस केस को भी इमेजिन करें जब उसे दो तरफ से खाना मिल रहा होगा, यानी दो तरफ से इंसान आ रहे हैं और वो खाना देके जा रहे हैं। उस केस को भी कंसिडर करो जिसके अंदर वो उसको 3 तरफ से खाना मिलने लग रहा है। थ्री वो 3 साइड से क्या करने लग रहा है, अपने खाने को लेने लग रहा है। ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई कि इस तरह से मेरे पास में पूरा जो है ये क्या बन गया, टर्शरी। अगर उसको 3 तरफ से खाना मिल रहा है, लेकिन अगर 2 तरफ से उसको खाना मिलता है इस तरह से CH3 CH और चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव, तो ये क्या आ गया सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। लेकिन अगर एक ही तरफ से उसको खाना मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या आ गया मेरे पास में प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो ये आ गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया टर्शरी। यानी टर्शरी को 3 तरफ से खाना मिलने लग रहा है यानी इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। इसको यहाँ पे बैगर को 2 तरफ से खाना मिल रहा है यानी इसकी स्टेबिलिटी और थोड़ी कम, और इसको एक तरफ से मिल रहा है तो इसकी एक स्टेबिलिटी आ गई। तो यानी कहने का मतलब है अब इस तरह से, अब स्टेबिलिटी का एक और क्राइटेरिया है अगर हम लोग देखें तो स्टेबिलिटी अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वो किसके बेसिस पे एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। यानी कहने की बात है जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे। अब जो स्टेबिलिटी है दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। कोई भी चीज जितना ज्यादा रेजोनेंस बना पाएगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल देखिए ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, डाइसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, ट्राइफेनाइल आयन, ठीक है, ट्राइफेनाइल कार्बोकेटाइन, डाइफेनाइल कार्बोकेटाइन एंड फिनाइल कार्बोकेटाइन और एंड फर्दर ये वाला ऑर्डर मेरे पास में आ गया। तो इससे पता लग रहा है कि जितने भी रेजोनेंस बनाएंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कनेक्ट होंगे, या आप ये बोल सकते हो जितनी उसकी हाइपर कॉन्जुगेशंस बनेंगी, ये सारी चीजें हैं कि अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसको। जितनी भी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन, माय मिस्टेक, इट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। जितने भी ये स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। यानी 3 पैरामीटर है जिसके ऊपर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली डिपेंड करता होता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। नेक्स्ट इज द कार्बोनाइन, यानी कार्बन, कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, मेनली नेगेटिव। अब ऑब्वियसली नेगेटिव तो चार्ज के साथ साथ फिर क्या आएगा हमारे पास में, दो लोन पेयर ऑफ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वहां पे होगा ही होगा। अब जो कार्बन आयन है उसके ऊपर ऑब्वियसली चार्ज क्या आ रहा है भाई, नेगेटिव। अब ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज किन स्पीशीज के ऊपर आता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बाद जो कार्बन एटम है उसके अगर आप देखें तो ऑक्टेट भी कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, आउटर मोस्ट शेल भरा हुआ है।
तो यहाँ पे बॉन्ड भी कितने बन गए देखिए, 3 तो सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन साथ में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, सॉरी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं टोटल देखूं तो 3 + 1 टोटल कितना बन गया 4। तो 4 के केस में एक एस बच गए कितने पी, सॉरी 3, तो वो क्या आ गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन गया हमारे पास। इट इज योर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। शेप की अगर हम लोग बात करें तो कार्बन जो है उसके ऊपर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और देखिए अब यहाँ पे कोई भी हो सकता है, कार्बन हो सकते हैं, कोई और ग्रुप आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, यानी इसकी जो शेप आ रही है दैट इज पायरामिडल, पायरामिडल। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो एक एस और 3p, अगर आप देखें तो इससे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही आने लग रही है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो कार्बन है यहाँ पे, कार्बन आयन के अंदर वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, वो आराम से किसी न किसी को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। तो अगर किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तो हैंस एक्ट एज अ लुईस बेस, वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लुईस बेस की तरह, है ना, जैसे मिथाइल कार्बन आयन आ गया। या अब देखें अगर आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा कार्बन आयन ये वाला स्टेबल है। अब पॉइंट ये यही क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ, देखिए सबसे पहली खास बात क्या की, नो रेजोनेंस, ये अपना रेजोनेंस नहीं प्रिपेयर कर सकता। अगर हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये मान लीजिए एक सिंपल पार्ट उठा लेते हैं CH3, CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मान के देखिए अगर मैं साथ में एक CH3 ग्रुप और लगा दूं इसके, तो इधर से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और जो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन्स है, दे बोथ स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर, बोथ स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर, दोनों के बीच में रिपल्शन आ जाएंगे। चलिए ये तो एक रिपल्शन आई, मान लीजिए एक तरफ से और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, अब तो रिपल्शन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। और मान लीजिए ये भी नहीं है, इधर से एक और इलेक्ट्रॉन्स आने लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली रिपल्शन और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो इस रिपल्शन के इंक्रीज होने की वजह से जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा स्लाइटली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, वो जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कम है। यानी कि जो कार्बा एनायन है उसकी अगर मैं स्टेबिलिटी देखूं तो वो मेनली उनके ऊपर ज्यादा स्टेबिलिटी, कम स्टेबिलिटी होगी जितने ज्यादा उनके पास में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होंगे, यानी जितने ज्यादा CH3 ग्रुप होंगे। वहीं पे जो कार्बा एनायन है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के, यानी जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप है जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले, तो ऑब्वियसली इसकी स्टेबिलिटी तो बढ़ जाएगी। देखिए मान लीजिए CH2 पे नेगेटिव चार्ज, जो मैंने क्या लगा दिया है NO2, अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है और इधर से इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी बढ़ी जाएगी ना। लेकिन अगर इसी की जगह पे एक इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप मैंने अटैच कर दिया, यहाँ पे देखिए अब इलेक्ट्रॉन इधर से देने लग रहा है, तो ऑब्वियसली अब रिपल्शन क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। जब रिपल्शन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, मतलब जो इंटरमीडिएट है वो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर मैं इसी के बेसिस पे यहाँ पे, इसी के बेसिस पे अगर मैं यहाँ पे अब फर्दर अगर मैं स्टेबिलिटी सीक्वेंस को देखूं तो देखिए आप खुद ही चेक कीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गए, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी हाई है। और मैंने कहा क्यों, कहा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे एस कैरेक्टर कितना आ रहा है, sp3, तो अराउंड 33% है, ठीक है, जबकि सॉरी 25% एस कैरेक्टर है। जबकि यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो हाइब्रिडाइजेशन जो आ रही है sp2, यानी एस कैरेक्टर जो आने लग रहा है वो एस कैरेक्टर है करीब करीब में आपके पास 33%। लेकिन जब मैं यहाँ पे गया तो एस कैरेक्टर की जो वैल्यू आने लग रही है इट इज अराउंड 50%, करीब करीब 50% आने लग रही है। तो अगर ये 50% है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को वहां से क्या करेगा, बैलेंस करने की कोशिश करेगा, काउंटर करने की कोशिश करेगा। वहीं पे अगर सेकंड केस की बात करें, एलाइल और बेंजाइल, देखिए दोनों के दोनों जो हैं वो अपनी क्या बना सकते हैं, रेजोनेंस, दे बोथ कैन फॉर्म द रेजोनेंस।
अब अगर ये दोनों के दोनों रेजोनेंस बना सकते हैं तो ऑब्वियसली इनकी तो स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी बाकियों से, ठीक है। लेकिन इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? देखिए इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कुछ किस तरह से है कि देखिए ये एलाइल है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है नेगेटिव चार्ज इधर जंप कर जाए और डबल बॉन्ड इधर आ जाए, बिल्कुल यही पॉसिबल हुआ। वहीं पे अगर बात करें बेंजाइल की तो यहाँ चार्ज आ गया नेगेटिव। अब देखिए वेरियस वेरियस टाइप के स्ट्रक्चर जो है एग्जिस्ट करते हैं। अब वेरियस वेरियस टाइप के स्ट्रक्चर्स में वही खास चीज निकल के आ रही है कि इसमें सिर्फ 2 रेजोनेंस बनेगी और जबकि इसके केस में 5 रेजोनेंस बनेगी। तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी जो है वो इसकी ज्यादा रहने वाली है यहाँ पे। अब एक और चीज देखिए, ये एक कार्बोएनायन मैंने दिखाया यहाँ पे। कार्बोएनायन में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? यहाँ OCH3 का एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये तो अपने इलेक्ट्रॉन देंगे और रिंग को क्या करेंगे, थोड़ा सा अनस्टेबलाइज कर देंगे। लेकिन यहाँ क्या अटैच है, एक NO2। NO2 ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा और इधर से CH2 ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा इसके केस में आएगी। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास में आ गया कि कार्बन फ्री रेडिकल। अभी अभी मैंने डिस्कस किया था कि फ्री रेडिकल कब प्रिपेयर होगा। फ्री रेडिकल तब बनेगा जब क्या होगी, होमोलाइटिक क्लीवेज। व्हेन देयर इज द होमोलाइटिक क्लीवेज, जब इसके पास क्या आ जाएगी, एक होमोलाइटिक क्लीवेज आ जाएगी, तो जो स्पीशी है उसको बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या फ्री रेडिकल की, देखिए फ्री रेडिकल जो है, अब आप ऐसे मान के चलिए कि सी के ऊपर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से आगे हैं। अब देखिए अगर हम लोग बात करें कार्बन फ्री रेडिकल की, तो कार्बन फ्री रेडिकल क्या आते हैं जनरली, ये वो स्पीशीज हैं जनरली आप मान के चल सकते हैं कि जिनके ऊपर मेनली क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मैंने क्यों बात करी, देखिए कारण ये है कि जब हम बात करते हैं कार्बोकैटायन की, तो कार्बोकैटायन में क्या होता है, समहाउ कुछ ऐसा सा शेप हमारे पास में आता है। मतलब कहने का क्या है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जबकि कार्बोएनायन के केस में क्या आने लग रहा है हमारे पास में, वहां पे जो ऑर्बिटल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम वहां पे प्रेजेंट है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्री रेडिकल की, तो फ्री रेडिकल के अंदर भी सेम ही है, बस फर्क है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ जा रहा है। यानी कहने का सिंपल सा पॉइंट ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पे करीब करीब 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसलिए शेप का नाम क्या बन गया यहाँ पे, पायरामिडल। तो इसी वजह से अगर मैं देखूं तो मैं इसे क्या नाम दूंगा, ट्राइवेलेंट। 1 2 और 3 ट्राइवेलेंट। ये भी क्या है, ट्राइवेलेंट, 1 2 और 3। जबकि ये आपके पास क्या आने लग रहा है, टेट्रावेलेंट वहां पे। अब फ्री रेडिकल याद रखना कि कभी भी स्टेबलाइज नहीं होता, हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती है, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन कभी अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या रहेगा, मेनली अनस्टेबल ही रहेगा। ठीक है, अब अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि भाई जो मिथाइल फ्री रेडिकल्स है वो मेनली क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइज। वैसे देखा जाए तो सभी के सभी sp2 ही हाइब्रिडाइज है, मिथाइल फ्री रेडिकल की बात ही नहीं करते, तो बाकी सभी भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है। देखिए शेप देखिए, यहाँ पे 1 यहाँ जो लिखा हुआ है इसका कारण यही है कि इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करें तो ट्राइफिनाइल मिथाइल है। कारण क्या है, ट्राइफिनाइल बहुत स्ट्रॉन्ग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, मतलब यहाँ रेजोनेंस एग्जिस्ट हो सकती है। यहाँ रेजोनेंस भी कम से कम भी कितनी 15 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। उसके बाद बेंजाइल आ गया, बेंजाइल के अंदर भी रेजोनेंस है, ये भी स्टेबल है, लेकिन ट्राइफिनाइल में ऑब्वियसली 15 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी है तो वो ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू फाइल। सेम विद द एलाइल, एलाइल के केस में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी तो ऑब्वियसली बात है ये भी क्या है, स्टेबल है। उसके बाद आ गया टर्शरी। अब पॉइंट ये टर्शरी क्यों आया, टर्शरी का कारण ये है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मेरे पास में तीनों साइड से इलेक्ट्रॉन्स आने लग रहे हैं, ये देखिए CH3
यहां से भी क्या आ गया CH3, यहां से भी CH3, तो इसके पेयरिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर ये मिथाइल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा पॉजिटिव आई इफेक्ट की वजह से, तो यहाँ पे इसके पेयरिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, और पेयरिंग के जितने चांसेस बढ़ेंगे ऑब्वियसली स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। अब अगर एक सिंपल सा पॉइंट है, अगर मैं इस साइड से एक आर्म को डिलीट कर दूं, ये देखिए अब इसको सिर्फ दो साइड से ही इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, हाइड्रोजन तो अपने इलेक्ट्रॉन देने से रहा क्योंकि उसके पास तो खुद ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो क्या बन जाएगा, आपका सेकेंडरी बन जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि अगर यहां से भी आर्म को डिलीट कर दूं, अब इधर से भी इलेक्ट्रॉन्स आने बंद हो गए, अब इधर भी एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देने से रहा, तो क्या बन गया, प्राइमरी, है ना। और मिथाइल के केस में तो बिल्कुल ही कोई चांस ही नहीं है, मतलब ये वाला पार्ट भी नहीं रहा, तो ये बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल, तो अब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब है ये इस तरह से स्टेबिलिटी सीक्वेंस आता है। उसके बाद में CH2 और ये आ गया फ्री रेडिकल, विनाइल फ्री रेडिकल आ गया, तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इनकी बनती है यहाँ पे। अब नेक्स्ट पार्ट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास में जो आ गया देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं स्ट्रक्चर्स मैं इनके बता चुका हूँ। यहाँ पे ट्राइफिनाइल है, टोटल कितनी बन रही है हमारे पास 15 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे डाइफिनाइल आना है, डाइफिनाइल के केस में टोटल 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। बेंजाइल, बेंजाइल के केस में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे एज ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब मूव करते हैं कार्बीन्स की तरफ। देखिए एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि अगर कार्बन के पास कुछ इस तरह से सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो आपने इसको नाम दिया था फ्री रेडिकल, वी कॉल्ड इट एज अ फ्री रेडिकल। लेकिन तब क्या अगर एक साथ से दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, देखिए ध्यान से, अलग अलग ऑर्बिटल्स में सिंगल सिंगल आए, या फिर आप ये बोले कि एक ही ऑर्बिटल्स के एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, तो दे आर कॉल्ड एज कार्बीन। ठीक है, तो वी कॉल्ड देम एज अ कार्बीन। तो कार्बीन देखिए दो टाइप के आ गए, एक में एक कौन सी टाइप आ गई हमारे पास में, एक हमारे पास में टाइप। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये कुछ इस तरह से हमारे पास में स्ट्रक्चर आने लग रहा है कि भाई मैंने जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही उसके अंदर ऐड कर रखे हैं, एक ही ऑर्बिटल के अंदर, तो इस टाइप के हम लोग इसे क्या नाम देते हैं, इसे नाम देते हैं हम लोग सिंगलेट कार्बीन। वी कॉल्ड इट एज अ सिंगलेट कार्बीन। क्या नाम है इसका, सिंगलेट कार्बीन। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों कुछ इस तरह से अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर आने लग रहे हैं, देन वी कॉल्ड इट एज अ ट्रिपलेट कार्बीन। देखिए डबलेट नहीं होता, बनाने वाले ने यही गड़बड़ की हुई है, अगर आप लोग सोचें तो ऐसी बात भी नहीं है। सिंगलेट क्यों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही उसके अंदर ऑर्बिटल के अंदर आ गए। यहाँ ट्रिपलेट क्यों, क्योंकि यहाँ अगर मैं देखूँ तो 1 2 और टोटल ये जो दोनों होते हैं, अब एक ऑब्वियसली यहाँ तो पेयरिंग आने लग रही है ना, 1 2, अब टोटल यहाँ पे अलग अलग काउंट करें तो यहाँ ट्रिपलेट इस तरह से काउंट किया जाता है। इसके बाद देखिए इनकी शेप की बात कर लेते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट की। देखिए क्या बताया था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन गया, ट्रिपलेट। लेकिन अगर वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर आ गए तो ऑब्वियसली वी कॉल्ड इट एज अ ट्रिपलेट कार्बीन। स्टेबिलिटी की बात करें तो ट्रिपलेट कार्बीन ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन के ट्रिपलेट कार्बीन जो है वो सिंगलेट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्टेबल